नमस्कार। खबर फास्ट पर आज का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते दिन सदन में पेश हुए यूनियन बजट और इसके पीछे की इकोनॉमिक्स की चर्चा हर एक टीवी चैनल और अखबार पर होती रही। किस वर्ग और सेक्टर को क्या मिला, क्या नहीं मिला, इस पर दिन भर बहस चलती रही। हालांकि सरकार की ओर से अमृतकाल का जिक्र करते हुए कहा गया कि यह बजट आने वाले 25 सालों के विकास की बुनियाद है। लेकिन आज हम बात अन्नदाता की करेंगे। हाल ही में किसान जो हैं सरकार के आश्वासन के बाद उम्मीद लिए आंदोलन से वापस लौटे थे। और उम्मीद महज आंदोलन के शर्तों के पूरे होने की नहीं थी। उम्मीद यह भी थी कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का अपना वादा पूरा करेगी। इसलिए भी किसानों को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। इन्हीं उम्मीदों और सरकार की वादा परस्ती पर होगी चर्चा और यही है आज का बड़ा मुद्दा। क्या वाकई बजट 2020-22 में जो माफ कीजिएगा 2022 और 23 में जो ऐलान किए गए वह ऐलान अन्नदाता का अमृतकाल है? इसी पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो कल बजट पेश होने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री ने बजट पर विस्तार से बातचीत करते हुए इसके फायदे गिनाए। पीएम ने कहा कि बजट 2022 से देश को आधुनिकता की तरफ ले जाया जाएगा। किसानों को लेकर प्रधानमंत्री ने और कुछ कहा, जरा सुनिए। समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसान पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की। अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से किसानों को खेत में ही उचित किराए पर ड्रोन और दूसरी मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। देश की कृषि को नेचुरल बनाने पर भी अभूतपूर्व फोकस है। दोनों पहलू पर हम बल दे रहे हैं। आधुनिक हो, टेक्नोलॉजी हो, खर्च में बचत हो, साथ साथ बैक टू बेसिक, हमारी ये धरती माता बर्बाद न हो, हमारी धरती माता की उपजाऊ शक्ति खत्म न हो। और इसलिए केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती। साथियों, इसके कारण किसानों की जो खेत में इन्वेस्टमेंट खर्च होता है, लागत घटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कृषि को ये अधिक लाभकारी बनाएंगे। अब हम देश में पहली बार एक और कॉरिडोर बना रहे हैं जो इस बजट में घोषणा की गई है। प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर, नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर लगभग 2500 किलोमीटर लंबा होगा, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। ऑर्गेनिक उत्पाद की आज बाजार में कीमत बहुत बड़ी है, दुनिया में मांग है और भारत विश्व के कृषि बाजार में बड़ी ताकत के साथ जाने का रास्ता ऑर्गेनिक खेती है। कि आज हमारा देश 80,000 लाख करोड़ रुपए का तेल, खाने का तेल बाहर से लाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आदतें बदला दी हैं। पुरानी सरकारों ने ऐसे निर्णय किए कि हम आयाती तेल पर निर्भर हो गए। उसी प्रकार से पल्सीज, हमारे यहां जो वेजिटेरियन सोसाइटी है उसको प्रोटीन के लिए, कुपोषण के लिए लड़ाई लड़ने में हमारे लिए पल्सीज की बहुत, दाल है, मूंग है, उड़द है, चना है, इसकी बहुत जरूरत होती है। अब हमारे लिए आवश्यक है
कि हम खाने के तेल में आत्मनिर्भर कैसे बने, हम दाल पल्सिस में आत्मनिर्भर कैसे बने, और इसलिए खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन अभी अभी देश में प्रारंभ किया गया है। और हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं, वो पैसे मेरे देश के किसानों के व्यय जाए। जो खेती में पसीना बहाने वाला हमारा किसान है, उसके नसीब में आए, उसलिए हम योजनाओं पर बल दे रहे हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है, जिसके माध्यम से खेत में ही सोलार पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है। तो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और बजट में क्या कुछ खास रहा है, ये भी तफसील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। किस तरह से किसानों की जो आर्थिकी है उसे सुधारने पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसे बढ़ावा देकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के सहारे किसानों की जो फसल है उसको वैश्विक बाजार में किस तरह से स्थापित किया जाए और जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये वैश्विक बाजार में कैसे बेचे जाएं ताकि इसका असर सीधे सीधे किसानों की आय पर पड़े, ये जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन क्या वाकई जिस अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात हो रही है, क्या वाकई उस अन्नदाता को इस बजट से कुछ मिला है? क्या वाकई उसकी जो आय दोगुनी करने का वादा किया जाता है उस पर कहीं कोई फर्क पड़ा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बालमुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, गुरजीत मान कृषि एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और चंचल नांदल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। धन्यवाद। गुरजीत मान जी, आज चर्चा आपसे मैं इस डिबेट की शुरू करूंगा। आज प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात कही और तमाम वो पहलू गिनाए हैं, चाहे सोलर प्लांट्स लगाने की बात हो, चाहे जो ये एग्रीकल्चर कॉरिडोर बनाने की बात हो। उम्मीद कही थी किसानों को और दावा सरकार का ही था, क्योंकि देखिए ये भी कहा जाता है कि एक राजनीतिक वादा किसानों से किया था बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बीते दिन जो बजट पेश किया, आज प्रधानमंत्री के जो दावे रहे, किसानों को क्या कुछ मिला? भविष्य जी, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात जब कही थी, उस टाइम भी जो कृषि एक्सपर्ट्स थे वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे और वो समझ रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की इच्छा अच्छी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है या नहीं उस पर संशय था, क्योंकि ये बड़ा एक लंबा प्रक्रिया होता है। जैसे आपने ग्रीन रेवोल्यूशन देखी तो 1960-70 से शुरू हुई, उसके बाद एक बार अब स्टैग्नेंट है। तो कुछ निश मार्केट्स में थोड़ी बहुत डबल हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हम पूरे हिंदुस्तान के किसानों की आमदन डबल कहें तो वो तब भी पॉसिबल नहीं थी, और अब तो 2022 आ चुका है। ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि उसमें कोई बड़ा महत्वपूर्ण एक इजाफा हुआ हो इनकम में। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज अभी अपने अभिभाषण आपने दिखाया सुबह वाला, उसमें कही, उसमें बहुत कई अच्छी बातें हैं, जैसे सोलर सिस्टम्स को बढ़ावा देना है, ड्रोन्स की इंट्रोडक्शन होनी है। ड्रोन्स के साथ आप प्रिसीजन फार्मिंग देख सकते हैं कि आपकी जो खेती है बड़ी एक निशाने के साथ हो सकती है, बजाय कि एक जनरल फार्मिंग के। टेक्नोलॉजी का यूज है। कॉरिडोर, हालांकि उन्होंने उस कॉरिडोर को एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जोड़ के कहा, लेकिन कृषि कॉरिडोर तो कृषि कॉरिडोर ही है ना, उस पर कोई भी कृषक मुझे लगता है अपना उत्पाद को कहीं से कहीं ले जा सकेगा, वो भी एक अच्छी पहल है। लेकिन जो बड़ी बात है जिसमें कल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो अनाउंस किया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफी पुरजोर बात की है और बजट में हाइलाइट्स भी हुए हैं कि गंगा के दोनों और एक्सपेरिमेंटल तौर पे 5-5 किलोमीटर के एरिया में इसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें कंफ्यूजन जो नॉन फार्मर्स है उनको काफी रहता है कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कमर्शियल केमिकल फार्मिंग क्या है,
जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं, ये सभी भिन्न भिन्न है। और बड़ा कंफ्यूजन इन दो चीजों में रहता है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को कई अर्बनाइट्स एक ही चीज मान लेते हैं। ये कदापि एक चीज नहीं है। जी नेचुरल फार्मिंग एक अलग कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अलग कंसेप्ट है। जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग से कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनको हायर प्राइसेस मिलती हैं और उसको जो अफोर्ड कर सकते हैं रिच लोग उसको लेते हैं एट डबल प्राइस, इवन ट्रिपल प्राइस। जी वहीं नेचुरल फार्मिंग में वो चीजें नहीं है जो ऑर्गेनिक आपको प्रोवाइड करता है। जी कमर्शियल फार्मिंग जिसमें केमिकल्स का प्रयोग है, हाई यील्ड सीड्स का प्रयोग है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का प्रयोग है, वो दुनिया भर में चल रही है और भारत में भी उसका काफी विस्तार हुआ है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की फार्मर्स अभी और उम्मीद करते हैं कि और भी अलग अलग फसलों में वो आएंगे जिनमें देरी हो रही है। फूड सिक्योरिटी के लिए इस तरह की फार्मिंग ने ही हमें बचाया है, कमर्शियल फार्मिंग ने। जी नेचुरल फार्मिंग में क्योंकि ये सबसे हट करके आपको अगर दूसरा शब्द यूज करें तो सब्सिडेंस फार्मिंग वाला है कि जिसमें आप बहुत कम खेती करते हैं और बहुत आपका आधार जो है मशीनरी पे, टिलिंग वगैरह की बजाय आपका गौ बेस्ड फार्मिंग है, आपकी जो है वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, जो केचुआ बेस्ड है वो भी नेचुरल फार्मिंग के एम्बिट में नहीं आता। आप सिंपल कंपोस्टिंग कर सकते हैं, आपको मल्चिंग करनी है, आपको हाई यील्डिंग जो सीड्स हाइब्रिड्स है उनको यूज नहीं करना। तो इससे जो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आईसीएआर ने जब पिछले साल जब इसको पहली दफा इस शब्द को प्रयोग किया था बजट में ही, आईसीएआर का जो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉलेज है उसकी एक कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की थी कि लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जी बहुत घातक होगी, ट्रेमेंडस रिडक्शन होगी इससे इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो हमारा देश जो आज फूड सिक्योरिटी के लिए सक्षम है वो खाद्य असुरक्षा की तरफ बढ़ेगा। जी और उसका रीसेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, जी उन्होंने एक ब्लैंकेट रूप से एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर दिया था अपने फार्मर्स को, और वो बहुत छोटी अवधि में ही वहां पे इकोनॉमी भी खराब हो गई जी और वहाँ फूड सिक्योरिटी की समस्या भी बन गई। भारत की ही बात करें तो हमारा एक प्रदेश है सिक्किम। सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिक्लेयर किया गया था कुछ समय पहले। जी लेकिन यहाँ ये बताना आवश्यक होगा कि जहाँ वहाँ ऑर्गेनिक उत्पाद बनते हैं वो वहाँ के लोकल लोग से प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कीमत बहुत है। जी और लोकल लोगों की जो खाद्य जरूरतें हैं उसके लिए उन्हें जो खाद्य हैं, जो साधारण चावल, व्हीट, राइस, सब चीजें वो पड़ोसी राज्यों से, वेस्ट बंगाल से, बिहार जी से, जो भी उसके आसपास लगते हैं वहां से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जी ये एक इसमें प्रैक्टिकल ठीक है दिक्कतें सर, हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाकी जैसे आगे बात चलेगी लॉन्ग मैं टर्म और बेनिफिट का इनपुट्स जो दूंगा। एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट का जो एक बात सरकार की तरफ से कही जा रही है उस पर भी जो जो बातें कही गई वो फिट नहीं बैठती सीधे सीधे ये। एग्जैक्टली, जी साइंस कम से कम मुझसे एग्री नहीं करती। जी ठीक है। रमन मलिक साहब देखिए, बिल्कुल फौरी तौर पर किसानों को राहत की जरूरत थी, कई वर्गों को थी, खासकर क्योंकि अब हम बात इसमें केवल और केवल अन्नदाता की कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई जो कि दावा सरकार की तरफ से 2022 तक के लिए किया गया था। इस बार बजट में चाहे तो एमएसपी को लेकर जो आवंटन है वो कम कर दिया गया, सब्सिडी की बात की जाए फर्टिलाइजर सब्सिडी की वो कम कर दी गई, जो सम्मान निधि है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। किसानों को राहत क्यों नहीं मिली? ऊर्जादाता बनाने की बात अन्नदाता को की जा रही है लेकिन वर्तमान में ये भविष्य का ऊर्जादाता बेहाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि ये आप जो कह रहे हैं कि ये जो एमएसपी पे खरीद है वो कम कर दी गई, कैसे कम कर दी गई साहब? नहीं कैसे रिड्यूस हो? नहीं मलिक साहब, मैंने ये नहीं कहा कि एमएसपी पर खरीद कम कर दी गई। दावा आप जो कह रहे हैं, जो बजट पिछली बार रखा गया था। नहीं सर, आप पहले जो आपने वक्तव्य करा आप बेशक उसको रिवाइंड करके सुन लें। नहीं सर, आपने ठीक बोला कि कृषि के ऊपर जो कृषि की खरीद थी उसको कम कर दिया। नहीं सर, रमन मलिक साहब कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, मैंने
ठीक है, समझने में थोड़ी गलती हुई होगी, लेकिन मेरा वक्तव्य ये नहीं था। मेरा वक्तव्य ये था कि जो बजट का आवंटन किया गया है एमएसपी के लिए, जो एमएसपी खरीद के लिए आवंटन किया गया है, पिछले बजट के पिछले मुकाबले बजट तो में कम है। कितना था सर? पिछले बजट में कितना था सर? आप बताइए ना सर, कम है कि नहीं है या ज्यादा है? नहीं है। नहीं नहीं, नहीं है। पिछले बारी 1,70,000 या 73,000 करोड़ का एक एस्टिमेट था, जो इस बारी 2.25 लाख करोड़ से ऊपर का है। आप देखिए, अपने पास, आपके पास डेटा होगा, जी आप थोड़ा सा उस पर देखिए। और मैं आपको आज भी ये एक चीज बोलता हूँ, जो चावल 2010-11 में 1,000 रुपए का प्रिक्योरमेंट प्राइस था, आज वो 1,940 रुपए का है। जो ज्वार 900 रुपए का प्रिक्योरमेंट प्राइस था, वो 2,750 रुपए का प्रिक्योरमेंट प्राइस है। ऐसे ही कुछ जो अपना रागी है, वो 965 रुपए का प्रिक्योरमेंट प्राइस 2010 में था, आज 3,377 रुपए का है। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको गिनवा सकता हूं, जिनके प्रिक्योरमेंट प्राइस पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो कई जगह तो 3-3 गुना भी हो गए हैं। जी अब बात आती है कि कृषि के लिए क्या। तो कृषि के लिए ये हुआ कि जब ये डायनामिक सरकार, और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ डायनामिक, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस सरकार ने जब आवंटन करा हुआ था कोई 50-55 हजार करोड़ रुपए का पिछले साल उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और फर्टिलाइजर मार्केट इंटरनेशनली बढ़ गई, जी तो लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा करा इन ठीक है सर। ऑल रिवाइज एस्टिमेट्स में। ये दिखाता है कि 50-55 हजार करोड़ के ऊपर 20,000 करोड़ से ज्यादा और उसमें ऐड करने की अगर जरूरत पड़ी तो सरकार पीछे नहीं हटी। जी ऐसे ही इस साल का भी एस्टिमेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि ये देखा गया कि किस तरीके से चेंज आया। आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब हम इस प्रदेश के अंदर, जब हम ये बात कर रहे थे कि यूरिया नहीं मिल रहा, उस समय क्या सबसे बड़ी वजह सामने आई? उसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई कि पैटर्न चेंज करा बहुत सारे लोगों ने सरसों का भाव देख के। तो सरसों का भाव क्यों क्यों बढ़ा, उसके बाद तेलों के लिए कैसे, तिलहन के लिए आपको डाइवर्ट करा, दालों के लिए आपको डाइवर्ट करा। अब अगर पूरा देश गेहूं और चावल सिर्फ उगाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो खेती है वो फायदे का सौदा रहेगा? ऐसी चीजें भी हैं। अब एवोकाडो है, बाहर से आता है, 800-900 रुपए किलो बिक रहा है दिल्ली गुड़गांव जैसे एरिया में, जी और उसी की खेती अगर होती है तो हम प्रोड्यूस कर सकते। अब उस, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सोनीपत के पास एक गांव है, लगभग 10 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति एकड़ गुड़ाई कर रहे हैं गौरमेंट वेजिटेबल्स निकाल के। तो ये जो है, ये सारी एक विषय है, आप कैसे उसको स्थानांतरण करते हैं। आज तक हम कर के रहे थे कि फर्टिलाइजर डालो, चावल और गेहूं पैदा करो, जी लेकिन क्या सिर्फ चावल और गेहूं से पूरा देश खाएगा? फूड सिक्योरिटी क्या सिर्फ चावल गेहूं से आएगी? आज प्रधानमंत्री ने साफ सुथरा बताया कि हम पाम ऑयल और दूसरे ऑयल्स वगैरह के लिए इंपोर्ट करते हुए, खाद्य तेल इंपोर्ट करते हुए कितनी बड़ी धनराशि दे रहे हैं। नहीं तो सर, वित्त मंत्री ने तो वो और फसलों का नहीं वो कहा भी कि एक एमएसपी पर सर, खरीदी वो जाएंगी, भी तेज चेंज फसलों को लाना है, खरीदने की वो बात सरकार होती है। लाएगी और ना। देखिए, मेरा सरकार सवाल था चेंज करवाए एमएसपी हुई है पर ना। खरीद का। आपने आंकड़ा पूछा था, देखिए 2.48 लाख करोड़ का आंकड़ा बजट में पिछली बार प्रावधान किया गया था, इस बार वो घटकर रिवाइज 2.37 रह गया एस्टिमेट है। में क्या है आपने सर? मुझे पूछा था, आपने फर्टिलाइजर की बात कही कि कोविड काल में, पहले प्रधानमंत्री ने भी आज कहा था कि 80,000 करोड़ जो बजट में रखा गया था वो बढ़कर 1,40,000 करोड़ के आसपास हुआ जब फर्टिलाइजर के दाम बढ़े। अब बजट में प्रावधान 1,05,000 करोड़ का किया गया है। क्या किसानों के हालात सुधर गए हैं? क्या फर्टिलाइजर के दाम कम हो गए हैं? सर, फर्टिलाइजर का एक, या प्रावधानों का एक सिस्टम होता है कि आप इनिशियली एक प्रावधान करते हैं, जी और उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स जो आते हैं, आरई जिसको फोकस करा जाता है, वो होता है ऑन द एक्चुअल पोजीशन। जी आपने आज एक चीज के लिए आवंटन करा, आप मैक्सिमम आवंटन करके नहीं रखते, आप मॉडरेट आवंटन करके रखते हैं कि अगर साधारणतः रही स्थितियां तो अंदाजन ये खर्चा होगा। कहीं बढ़ जाता है तो कहीं घटता भी है, और उसको बैलेंस करा जाता है। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ,
जब मेरे किसान एथेनॉल बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे रॉ मटेरियल, और एथेनॉल के लिए हम पुश कर रहे हैं, तो फर्क उनको किसान को पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो उनको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर क्रॉप पैटर्न चेंज होके हाई यील्डिंग वाली क्रॉप्स लगाते हैं या नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, या जैसे कॉरिडोर की बात हो रही है, 2500-2700 किलोमीटर लंबा 10 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर चल रहा है, जी जिसके ऊपर ऑर्गेनिक खेती अगर हो रही है, नेचुरल खेती हो रही है, तो उससे जो दोनों तरफ पैसा बच रहा है, चाहे वो फर्टिलाइजर का पैसा है और चाहे वो नदियों को साफ करने का पैसा है, जी तो वो किसानों के लिए बेटर इक्विपमेंट के लिए, बेटर चीजों के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या वो जो नेचुरल खेती जब हम करते हैं, विमान साहब बता रहे थे और मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जब नेचुरल खेती होती है तो उसका ऑर्गेनिक अलग है, नेचुरल अलग है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन नेचुरल खेती जो है उससे उसका जो रेजिड्यू है उससे अच्छा फोडर हमारे जो मवेशी हैं उनके लिए उससे अच्छा फोडर नहीं है। नेचुरल खेती का जो बाय प्रोडक्ट है उससे अच्छा फोडर कुछ नहीं हो सकता। तो जो कंपाइल्ड इफेक्ट आता है, एक सिस्टमैटिक चेंज लाने की जरूरत है। एक मेरे को याद आ रहा है पिछली बारी पद्मश्री अवार्ड शायद मिला था उनको, एक बाबा जी थे जो नदी साफ कर रहे थे। जी आज उनकी वजह से उस एरिया के जो शक्ति है जमीन की वो जितनी बड़ी है, वो सिर्फ यही दिखाती है बार बार कि पॉजिटिव चेंज जो है चाहे वो छोटे भी हों, लेकिन जब हम उसको करने चलते हैं दे आर लॉन्ग टर्म। और उसके बड़ा चीज पंजाब की आज मैं बात आपसे करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि खेती के अंदर हमने इतने उर्वरक पंजाब में डाले कि जमीन का पानी जहर बना दिया। कभी ना कभी तो उसकी भी भरपाई अपने को करनी पड़ेगी ना, उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। कौन करेगा? क्या हम ये छोड़ के जाएंगे अपने आने वाले पुश्तों के लिए कि हमने जहर बना दिया, अब तुम जी? किसी को तो खड़ा होके ये बोलना पड़ेगा ना कि जी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक लेकिन है सर, आज देखिए इसको ठीक ठीक है, कैसे करें? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? ठीक है सर। सवाल ये था, देखिए, चूंकि एक राजनीतिक वादा भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कि भाई 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और आज के हालातों में सर कोई आप बेहतर 2013-14 स्थिति का किसानों की प्रोक्योरमेंट नहीं है। बताइए। अब जब किसान पूछ रहे हैं कि भाई आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, तो आप फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर सामने आ रही हैं। सर मैं तो आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, 2013-14 में एफसीआई की या सरकार की कितनी प्रोक्योरमेंट थी और आज कितनी है? मैं शायद अज्ञानी हूंगा, थोड़ा आप बता दें। ठीक है सर, मैं आऊंगा, वापस लौटूंगा आपके पास। बाल मुकुंद शर्मा, और भी पैनलिस्ट हैं उनको शामिल करता हूं। बाल मुकुंद शर्मा साहब, जो मलिक साहब लगातार पूछ रहे हैं कि 2013 में कितनी, 12-13 या 14 में कितनी प्रोक्योरमेंट थी, अब कितनी हुई है, किसानों की स्थिति जो थी, जो वादा भारतीय जनता पार्टी का था, प्रधानमंत्री का था, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का उम्मीद थी, 2022 के बजट में कुछ बेहतर मिलेगा, अब एक लॉन्ग टर्म प्लान पर आश्वासन मिल रहा है। देखो, वैसे बहस अच्छी जाए, सब वक्ता अपनी बात रखे, बहुत अच्छी बात, लेकिन जमीनी सतर पर, ग्राउंड पर जब हम बात रखें, तभी भी जो पूरा प्रदेश देख रहा है उनको भी लगेगा कि कोई चीजें चरितार्थ हुई है। अब रमन मलिक जी भाजपा के प्रवक्ता है, सीनियर नेता है, अब इनसे कोई पूछे वो जो उत्पादन बढ़ा है, प्रोक्योरमेंट हुए, वो तो किसानों की मेहनत से हुई है। सरकार का काम क्या है उस पर आइए आप। मैं भविष्य जी एक चीज पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस देश में नदियों का देश है मेरा। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ब्यास, जम्मू तवी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, और ये सरस्वती को भी बीच में लेके आ रहे हरियाणा सरकार के लोग। ये गंगा नदी का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में से बहती है। सिर्फ केवल राजनीतिक, ये प्रधानमंत्री जो है इलेक्शन चुनावी प्रधानमंत्री बीच में नहीं बोलते, मैं एक एक बात का जवाब बाद में देना, जवाब आप बाद में जवाब, आप ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। ये नहीं डिबेट का, ये क्या तरीका है? ठीक है मलिक साहब, आप पूछ लीजिएगा। मलिक साहब
एक बार पूछ लीजिएगा आप, ठीक है, सबसे बड़ी एक बार नदी सुन है। लीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा कोई हूँ। तरीका ही नहीं। नहीं तो ऐसी बातें करेंगे डिबेट तो का आप क्या भी तरीका उनको है? नहीं टोकेंगे। नहीं क्या तरीका डिबेट का ये तो अजीब कहानी हो गई। एक बात का क्या कि नहीं, अगर एक आप व्यक्ति सरासर आप उसको अजीब गलत गरीब जो आपको लगे अपने समय में दिशा बोलना। दे रहा है और आप उसको रोकेंगे नहीं। आप जो आपको जो लगे आप अपनी डिबेट पे समय पे बोलना। मेरी बात सुन लेना। मेरी डिबेट आप नहीं है, ये बहुत- खबरफाश की डिबेट है। जी जी, आप ठीक है आप सर, बहुत बड़े देखिए विद्वान हो एक गए, दूसरे आप के अपनी बीच में बात नहीं रख सर, लेना, हमारी बात सुन लो पहले आप। ठीक है। मलिक साहब, आपको पूरा समय दिया, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, एक बार सुन लीजिए। देखिए 3 चीजें हैं भविष्य जी। मैंने जैसे आपको नदियों का जिक्र किया और जो इन्होंने मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की आचार संहिता लगने के बाद, गंगा नमामि गंगे लेके आए थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, उसी गंगा मैया को फिर डाल बना रहे हैं कि उसके 10 किलोमीटर के एरिया में ये करेंगे। भी नदियां तो और 40 थी, पूरे देश में घोषित करते प्रधानमंत्री। पूरी बात सुनिए आप। अब ये खेती पर आ जाते हैं, ऑर्गेनिक खेती की इन्होंने जिक्र किया भविष्य जी। कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी थी 2014 में देश में, कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां इन्होंने बना दी, ये विषय है। ऑर्गेनिक की बात करते हैं, कितनी ऑर्गेनिक संबंधित यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, कितने कॉलेजों में कोई शिक्षा स्तर पे सुधार कर दिया ऑर्गेनिक के लिए। पहले तो शिक्षा ही आएगी ना किसी चीज की। हमने जब हमारी हरित क्रांति लेके आए, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां पूरे देश में स्थापित की। ये जो लोग हैं, जब ये 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 22 का लक्ष्य दे दिया कि आय दुगनी 22 में करेंगे, जबकि 19 तक का इनके पास मैंडेट था। और क्या कि 22 में सबको छत मिलेगी, सबको घर मिलेगा। तो अब ये फिर 80 लाख घरों का इन्होंने टारगेट दे दिया। तो ये 80 लाख घर क्या बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए या बीजेपी के नेताओं के लिए या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए? जब इन्होंने कहा कि 2022 तक सबको हम घर दे देंगे, कहीं ज्यादा हुआ होगा, कहीं कम हुआ होगा। 80 लाख तो किसके लिए बना? ठीक है, आप कह रहे हैं कि देखिए बना देंगे। गंगा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि चुनावों में फायदा लेना है। देखिए चूंकि आमतौर पर ये माना जाता है बालमुकुंद शर्मा जी कि चुनावी वक्त में अगर बजट पेश होगा तो लोक लुभावन वादे होते हैं। सुनिए सर, सुनिए, देखिए नहीं नहीं, आपने बैंक कितने ठीक है खोले सर, देश में? एक सेकंड बालमुकुंद शर्मा जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब बजट के वक्त, सर एक सेकंड नहीं नहीं, यही नहीं पता हो कि बोल क्या रहा है। देश की डेवलपमेंट में क्या योगदान है? एक एक आगे 25 साल आगे देश को बालमुकुंद शर्मा जी, अगर चुनावी फायदे की बात होती तो आम लोगों को भी तो राहत मिलती सर। बैंकिंग सिस्टम का टैक्स में बेसिक एग्जेम्पशन जो लिमिट है उसको बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, वो नहीं बढ़ी। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि चुनावी फायदे के लिए आर्थिक दिवालिया पड़ने के लिए सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया सरकार हो रही है। चलिए ठीक है बालमुकुंद शर्मा जी, जो आपने बात कही है ठीक है, बैंकिंग सिस्टम क्या है। ठीक है सर। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है। मैं ब्रेक के बाद चंचल जी के पास जाऊंगा क्योंकि जो बात बालमुकुंद शर्मा जी ने कही कि क्या गंगा का जो जिक्र इस बजट में आया है, जो घोषणा हुई है कृषि कॉरिडोर बनाने को लेकर, क्या वाकई वो चुनावों को देखते हुए चुनावी फायदे के लिए की गई? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे लिथियम बैटरी की मांग बढ़ी। बढ़ती मांग के साथ ही अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी ने लिथियम बैटरी बनानी शुरू की और पिछले 2 सालों से ये कंपनी सफलतापूर्वक लिथियम बैटरी का निर्माण कर रही है। इस कंपनी की उत्तम क्वालिटी की बैटरी होने के चलते ये लिथियम बैटरी ई रिक्शा, ई स्कूटर, सोलर लाइट्स, इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी अपने काम के चलते प्रगति की राह पर अग्रसर है। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दरअसल बीते दिन बजट में क्या कुछ किसानों को मिला, क्या कुछ अन्नदाता को मिला, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चंचल नांदल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बाल मुकुंद शर्मा जी कह रहे थे कि भाई गंगा का जिक्र, जो कृषि कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, गंगा का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अगर चुनाव की ही बात थी तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें भी लोक लुभावन जो वादे हैं या ऐलान है उनकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बिल्कुल उलट हुआ। एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट का एक बजट ऐसा माना जा रहा है कि ये था, लेकिन बात किसानों की है। किसानों को क्या मिला और क्या वाकई ये चुनावी बजट किसानों के लिए रहा? देखिए भविष्य तागी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है ना सही? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जितने प्रवक्ता हैं, मंजीत मान जी, मुकुंद शर्मा जी और मलिक साहब की सबकी बातें सुनी और आपने भी कहा। इसमें देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने कहा कि भाई हम 2022 में जो आय जो है दोगुनी कर देंगे किसान की। बल्कि जो पीछे कृषि कानून लाए गए उनमें तो आय को छीनने का काम किया है और वो कितना बड़ा आंदोलन चला, पूरे विश्व ने देखा उसको जी। तो यहाँ एक तो ये बात ये साबित हो गई है कि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसान के पक्ष की तो कोई बात कर ही नहीं रहे। ये जो ऑर्गेनिक खेती वाली बात की है या गंगा वाली जो आपने बात उठाई है कि कॉरिडोर बनाएंगे, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। पहले किसान को क्या चाहिए त्यागी जी? पहले किसान को चाहिए कि उसको बढ़िया सस्ता बीज मिले, फिर उसको खाद मिले वक्त पे। क्या ये चीजें हो रही है? आपके न्यूज चैनल ने कितनी बार उसको कवर किया है? खाद लेने के लिए किसानों के झगड़े हुए हैं, लाइनें मची हैं, आपका आंदोलन हुए हैं जी। खाद लेने के लिए आंदोलन हुए हैं, जो कि उसकी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती की। आप देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑर्गेनिक सामान आज दुकानों पे मिल रहा है, क्या सरकार उसकी गुणवत्ता चेक कर रही है?
बिल्कुल भी नहीं कर रही। सारा नकली ऑर्गेनिक माल यहाँ बिक रहा है। ऑर्गेनिक के नाम पे नॉर्मल जो है वो सामान मिलता है, आपकी दालें, चीनी, सब जो भी है आपका ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। गुड़ भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे? क्या आपने आय को दोगुना किया? अब वो बात आती है कि 6,000 रुपए किसान के खाते में हर साल डाल दिए जाते हैं। वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया, उससे किसान आप माने कि 1 महीने का डीजल का, अगर वो खेती करता है और उसके पास ट्यूबवेल नहीं है और वो डीजल के इंजन से ट्यूबवेल चलाता है, तो वो अपना 1 महीने का तेल भी नहीं दे पाएगा। छोटा किसान की बात कर रहा हूँ, छोटे किसान की बात, क्योंकि जो आजकल आप ये देखिए कि अकेले नहरों से तो खेती हो नहीं पाती, हर जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं पानी की उसके लिए। आप सोलर की बात करते हैं, आप ये जो सोलर की जो बात चलाई है सरकार ने कि भाई उसको ऊर्जावान किसान बनाएंगे। आप देखिए, अगर आप दूसरे विदेशों में जाएंगे, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, वहां जो खेती है, आप प्रधानमंत्री जी उससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां क्या है कि सौर ऊर्जा का बहुत जबरदस्त सिस्टम है, किसान को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके पीछे मैं आपको बताऊं कि पूरे भारतवर्ष में स्कीम चली थी कि भाई आपके ट्यूबवेल लगेंगे सोलर के। आप उसको देखिए जमीनी स्तर पे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोई भी स्कीम आती है ना, जमीनी स्तर पे वो स्कीम पहुंच ही नहीं पाती, सिर्फ आंकड़ों में रह जाती है, आंकड़ों में, कागजों में रह जाती है वो स्कीमें। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ ये करना चाहिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो भी आप स्कीम लेके आए, मेरे भाजपा के पर्वता मलिक साहब भी सुन रहे हैं इस बात को, उसको जमीनी स्तर पे कैसे पहुंचाया जाए, वो पहला काम सबसे जरूरी है। स्कीम बन जाती है, स्कीम तो इससे पहले भी बनी है दुनिया भर की, सभी वर्गों के लिए स्कीमें बनी है, लेकिन वो स्कीम इम्प्लीमेंट कितनी हो पाई? इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है स्कीम। और त्यागी जी, एक मोटी बात यह है कि किसान की हालत पिछले कुछ सालों से बदतर होती जा रही है जी। जो पहले किसान के हालात थे, पहले जो 2-3-4 एकड़ का किसान था वो भी अपने साल के खर्चे निकाल लेता था, लेकिन अब हालात ये है त्यागी जी कि किसान कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, लाखों किसान पूरे भारतवर्ष में हर साल आत्महत्या करते हैं। किस चीज के लिए? कर्जा माफी ना होने की वजह से, या जो उन्होंने फसल बोई वो प्राकृतिक कारणों के कारण खराब हो गई, उसकी वजह से। आपके यहाँ मैं बता दूं, बीमा योजना चली, बीमा योजना के जबरदस्ती किसानों के खाते से पैसे निकाल के बीमा किया गया, लेकिन वो बीमा योजना कितने किसानों को सहायक हो रही है आप सर्वे करा के देख लीजिए। आज भी आत्महत्याएं बढ़ रही है, पंजाब से लेके पूरे महाराष्ट्र, क्या आज किस कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां आत्महत्या हो रही है किसानों की। और उसको जो कर्जा है, कर्जा माफ की हर सरकार, मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, कर्जा माफ करने के बाद देखिए पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, कर्जा माफी की बात चल रही है, आप देखना मैनिफेस्टो में बात तो आ जाती है कर्जा माफी की, लेकिन वो कर्जा माफ नहीं हो पाता त्यागी जी। कहीं ना कहीं उसमें लूपहोल होता है। जैसे आप एक मैं उदाहरण दूंगा, एडवर्टीजमेंट आती है अखबार में कि फला ये नौकरी मिलेगी जी, इतनी तनख्वाह मिलेगी, नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। उस कंडीशन अप्लाई के तहत जो मूलभूत जो भी सुविधा है वो जो जरूरतमंद है उस तक नहीं पहुंच पाती, चाहे वो किसान है चाहे कोई और है। और आप देखिए कि कितना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद भी सरकार ने कोई सीख नहीं ली। आप देखिए, तुरंत आंदोलन खत्म होते ही खाद के लिए कितना बड़ा झगड़ा चला, खाद की बोरियां रोज पकड़ी जाती थी गोदामों में, लेकिन उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? जमाखोरी के खिलाफ क्या एक्शन हुआ बता दीजिए? कोई एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ उनमें पकड़ के उनको ऑफिसर एक बार पकड़ लेते हैं, वो भी क्या हुआ? किसानों ने ढूंढे हैं वो। नहीं सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मारा है छापे। आप क्या बात कर रहे हो नंदन साहब? इतनी देर से मैं आपका ये सुन रहा हूँ कि आप जैसे मर्जी चाहे वो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। मेरे को ये बताओ, आप ये किसान खुद जाके गोदामों में ये खाद पकड़ा है।
सरकार की अरे सारी तो जो सीएम मशीनरी लाइन है, ने भी मारी है छापे। सरकार आप की क्या बातें सारी कर रहे हैं? आप मशीनरी। तो एकदम आप ऐसे सुनिए बात मलिक कर साहब, रहे हैं मैं आपसे जैसे बीच में बिल्कुल सरकार नहीं कुछ बोला। भी करे। आप मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या हर बारी लेट मी कर्ज माफ करती रहेगी सरकार? आप इनकम टैक्स किस लिए देते हैं, या मैं इनकम टैक्स किस लिए देता हूँ? सारों की भलाई के लिए, सिर्फ एक वर्ग की भलाई के लिए नहीं। खाद की बात हो रही है, खाद की बात पैटर्न चेंज से हुई थी नांदल साहब, ये आपको पता होना चाहिए कि जब सरसों की बुआई बढ़ गई वहां से फर्क पड़ा, उससे पहले कोई फर्क नहीं था। आप गलत बोल रहे हैं नांदल साहब, आप गलत बोल रहे हैं प्रभु। खरीद का पैसा है, क्या ये फैक्ट नहीं है कि सरसों की बुआई, जब सरसों के रेट आसमान छूने लगे तो सारे लोगों ने सरसों बोनी शुरू कर दी, उससे टाइम गैप चेंज हो गया और उसके बाद ये प्रॉब्लम आई। क्या ये सत्य नहीं है? करोड़ों गन्ने नांदल का साहब, पैसा जो एक हर साल मिलना पहले तो चाहिए, आप फैक्ट्स पे बात करिए। आप ठीक है नांदल साहब, रमन मलिक साहब जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, मेरे को ठीक है नांदल साहब, जब ये ठीक है, चेंज हुआ, पैटर्न पूरा चेंज हुआ, सरसों के भाव ठीक है सर, आपकी बात सुनिए, एक बार सुन लीजिए मलिक साहब कह रहे हैं। पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ? अगर आप कृषि को थोड़ा सा भी जानते हैं तो उसको समझिएगा, पैटर्न चेंज होना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है कृषि के अंदर, और उसमें समय अनुरूप जो 3 महीने, जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी वो 3 हफ्ते प्रीपोन हो गई। जो स्टॉक पड़ा था वो कंज्यूम हो गया और उसकी वजह से शॉर्टकमिंग्स आई हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने रैक्स एक्स्ट्रा मंगवाने और वो करने, वो सारे काम करें। तो अगर एक कहीं पे, और आपको ये याद होना चाहिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर किसानों को रात रात भर बिठा के लठबाजे करते थे नॉर्मल यूरिया लेने में, और वो यूरिया प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में जाता था, यहाँ से उठ के नेपाल तक चला जाता था। तो आप आज जो ये बात कर रहे हैं ना साहब, कंपेयर एप्पल विद एप्पल, और ये फैक्ट देखिए कि पहले क्या व्यवस्था थी, आज क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि जादू की छड़ी के साथ मनोहर लाल जी और मोदी जी हर चीज को ठीक कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि परिवर्तन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस की तरह लंबे एक ट्रेजेक्ट्री के साथ, एक प्रॉपर ट्रेजेक्ट्री के साथ हर चीज के अंदर परिवर्तन लाके उसको दुरुस्त कर रहे हैं। उसमें आप ये चाहेंगे कि 70 साल में जो कुछ गड़बड़ हुआ वो एक नरेंद्र मोदी और एक मनोहर लाल खट्टर दोनों तरफ से पकड़े और बोले गिली छुओ। ऐसे नहीं होता साहब। एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना, लोगों की मानसिकता को चेंज करना और तरीकों को चेंज करना, उसमें भी मेहनत लगती है। आप ये मेरे को आज ये बताएं, आप बार बार कृषि ऋण माफी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और महाराष्ट्र में कितने ने ऋण माफी के जो वायदे करे थे? हमने तो नहीं करे ना, हमने ना वादा करा ना हम कर रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे वादा हुआ था वहाँ क्या हो गया? तो जब डायरेक्ट पैसे मिलने लगे तो कल तक अखबार में आया था कि जो आरती वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उन्होंने किसान ही गोदाम में रखे हुए खाद को पकड़वा रहा है, किसान ही खाद को पकड़वा रहा है, आपकी मशीनरी करेंगे जो चीज खराब है उसकी वाहवाही करेंगे। मशीनरी सारी फेल है। मतलब ये काम सरकारी अधिकारियों का होना चाहिए कि वो खाद पकड़वाए जो गोदामों में रखा है, किसान जाके तो वो करा है मीडिया को ले प्रदेश सरकार ने, ठीक है सर, मान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। दस्ते ने करा है जो बातें कही तमाम रमन मलिक साहब ने, मान साहब चूंकि आपने कहा था कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, जो फॉर्मूला सरकार इस बार लेकर आई है, अब चूंकि फौरी तौर पर जिक्र यह था कि फौरी तौर पर क्या राहत जो उम्मीद कर रहे थे किसान वो किसानों को नहीं मिली है, तमाम चीजों में कटौती भी की गई है। क्या कुछ बेहतर हो सकता था इस बजट में किसानों के लिए? भविष्य जी देखिए, इसमें किसान बिल्कुल निराश है, क्योंकि जब ये आंदोलन खत्म हुआ था तो प्रधानमंत्री साहब ने खुद इसको अनाउंस किया था कि एक हम कमेटी के तरह एमएसपी पे एक सहमति लाएंगे और एमएसपी की गारंटी योजना भी चलाएंगे, और उम्मीद ये करी जा रही थी कि एमएसपी की जो बजटरी एलोकेशन बढ़ाई जाएगी। अब आंकड़ों की बात तो रमन मलिक जी में बहुत माहिर हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि एमएसपी के लिए जो एलोकेटेड बजट है उसको पिछले साल से डेफिनेटली कम किया गया है। दूसरी बात, जो फूड सब्सिडी थी वो भी 2 लाख करोड़ से कम करके 1.5 लाख करोड़ की गई है। इसी प्रकार से
फर्टिलाइजर की सब्सिडी थी, जो अभी फरवरी महीने में भी यूरिया की कमी चल रही है, इतनी लंबी अवधि यूरिया की कमी की कभी नहीं चली, उसकी भी फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.5 लाख करोड़ से कम करके 1 लाख करोड़ कर दी गई है। यानी कि भविष्य में भी यूरिया या तो बिना सब्सिडी के बहुत हाई प्राइस पे बिकेगी या फिर उसकी किल्लत रहेगी, जैसे अभी भी है। इसी प्रकार डीएपी की भी किल्लत आई थी, लेकिन हमने बात जहां की थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से, वो बिल्कुल भी किसी तरह से कारगर इसलिए नहीं है कि जैसे मैंने ICAR की आपको बात बताई, उसी प्रकार से सुभाष पालेकर साहब, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए ही, उनके कॉन्सेप्ट को लेकर ही इस बात को आगे लिया गया है। वो भी इस सारे सिस्टम से नाराज हैं। सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि मेरे से उसके बाद कभी कंसल्ट ही नहीं किया गया कि इसको ये कैसे टेक्निक को आगे ले जाना है। दूसरी बात, उन्हें जो पहले दो शब्द है जीरो बजट, उनसे उन्हें सख्त एतराज है कि जीरो बजट नहीं है। इसमें जीरो बजट मीन्स कि आपको इनपुट्स नहीं लगानी है। अगर इनपुट्स नहीं लगानी है तो सरकार ने बजटरी एलोकेशन इस तरह की फार्मिंग के लिए क्यों की है? उन्होंने तो इस अपनी पद्धति का नाम भी बदल करके ZBNF से SPNF कर लिया, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। उनका कहना है कि ये सरकार इसको मिसडायरेक्ट कर रही है, मिसगाइड कर रही है लोगों को, ये जीरो बजट नहीं है। इसी प्रकार से और भी जिन जिन किसानों ने इसको ट्रायल बेस पे किया, पंजाब में भी, साउथ इंडिया में भी, इस प्रकार की खेती में उन्होंने नुकसान खाया है। ऑर्गेनिक खेती अगर जो कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी नंदल साहब ने कहा, उसमें सुपर जो नकली तरह की ऑर्गेनिक ब्रांडिंग बहुत होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक को जांचने का कम से कम कंज्यूमर के पास कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अगर हम सोचे हरियाणा पंजाब के किसी खेत में आज एक ही फसल को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिलवा पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका गेस्टेशन पीरियड है, 2-3 साल उस सॉइल को आपको केमिकल फ्री करना पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कोई भी किसान जो अपने आप को ऑर्गेनिक कहता है वो नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है। आप अपनी शहर की बगीची में भी कुछ लगा के देखिए ऑर्गेनिक तौर पे, तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से देश जो साइंटिफिक ट्रैक से हट करके एक फिलोसफिकल ट्रैक से खेती बाड़ी करना चाहता है, तो दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स डूम्सडे। क्योंकि खाद्य असुरक्षा हो गई तो इतने बड़े देश में, जिसमें दुनिया का आप ऐसे लगाइए कि 4-5वां हिस्सा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहता है, जिसमें हमारे 4-5 देश आते हैं। अगर यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होती है, तो जो मिशन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी 2050 है, जब बताते हैं कि आज से डबल हमें अनाज चाहिए, जैसे रमन मलिक जी ने कहा कि सभी लोग अगर गेहूं और चावल ही पैदा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वो बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इन फूड सिक्योरिटी, वो हम अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे जा चुके हैं। आंकड़ों की बात अगर मलिक साहब करते हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता था, तो आंकड़े भी डेफिनेटली उनके खिलाफ हैं। पिछले साल भी ZBNF को 450 करोड़ एलोकेट किए गए थे। इस दफा उसे घटा के 100 करोड़ कर दिया गया और उसको मर्ज कर दिया गया विद RK जो VY प्लान है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दोनों को घालमेल कर दिया ताकि समझ ही ना आए कि कौन सा बजट किधर जा रहा है। तो ये आंकड़ों की बात ठीक है, आंकड़े बड़े लुभावने होते हैं, लेकिन आंकड़ों के रिजल्ट धरातल पे जो आते हैं वो कम से कम किसान के तो माफिक नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है सर। रमन मलिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बालमुकुंद शर्मा जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, चंचल नांदल जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक एक करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। नांदल साहब, देखिए त्यागी जी, जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही जी कि भाई धरातल पे कुछ चीजें हैं नहीं, उसमें मैं कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से। एक तो जो कर्ज का सिस्टम है, किसान को कर्ज देने का, उसका एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। एक तो सरल हो। आप देखिए, शेयर पे लोन लेना आसान है और खेती पे लोन लेना मुश्किल है। जी कितना मुश्किल है? उसको 10 एकड़ जमीन वो जब लोन पे देगा अपनी बैंक को, जब उसको कहीं 3-4 लाख रुपए मिलेंगे, और उस 10 एकड़ की कीमत तो बहुत ज्यादा है। अगर नहीं साहब, गलत बोल रहे हैं। आपको पता नहीं किसी का, फिर मलिक साहब सर गलत बोल रहे हैं। आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा, लैंड हैज टू बी की बात कर रहा हूं मैं। लैंड जो एलोकेट होती है, कोलैटरल जो है, बहुत स्पष्ट से सरकार की गाइडलाइंस जा चुकी है। कोलैटरल कैन नॉट बी मोर देन दी 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए मैक्सिमम मिलता है। आप समझिए, आप मैं तो
प्रत्यक्ष की बात बता रहा हूँ, कागजी बात नहीं बता रहा, प्रत्यक्ष की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरा, एक जो सर मैंने भी लिया है, मैं तभी बता रहा हूँ। ड्रोन से खेती करने की बात है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, किसान को आप टाइम पे खाद दे दो, बीज दे दो, उसको बैंक से सस्ता लोन दे दो और ऐसा कर्ज दे दो तो वो सहूलियत के लोन तो वैसे ही 0% पे आ रहा है सर, बहुत सारी जगह 1-2-3% पे मिलता है। इससे सस्ता लोन किसी को मिलता है क्या? जो आपने इंश्योरेंस किया है वो इंश्योरेंस उसको टाइम पे मिल जाए खेती का। आप देखिए अब सर मैं ये आपको कह मलिक साहब मैं आऊंगा एक एक करके उसके बाद जवाब के लिए मलिक साहब मैं जब से ये सरकार आई है उससे पहले कितना मुआवजा बांटा गया था, आप ये बता दीजिए। मलिक साहब मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा एक एक करके रिएक्शन लेंगे, फिर करोड़ के करीब मुआवजा बांटा गया। बस मलिक साहब मुआवजा कहाँ गया? किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं है, फिर आपने अभी तक सिर्फ 350-400 करोड़ रुपए जो है कांग्रेस के समय में मुआवजा गया है, और इस सरकार ने अभी तक 8,000 करोड़ के आसपास मुआवजे, वेदर इंश्योरेंस या सरकारी डायरेक्ट मुआवजे दिए। अपने आंकड़े दुरुस्त करिए फिर कमेंट करिए। आपके आंकड़े दुरुस्त नहीं है साहब, अपने आंकड़े दुरुस्त करिए। सही नहीं था आपके प्रधानमंत्री ने। आप पिछली सरकार में 400 करोड़ के लगभग 450 करोड़ के लगभग सारा का सारा मुआवजा बांटा गया। इस सरकार के अंतर्गत सरकारी और इंश्योरेंस मिला के 8,000 करोड़ से ऊपर मुआवजा बांटा जा चुका है। अगर आप ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड मलिक साहब, ठीक है ऐसे बात समझ सर, सर आखिरी कुछ मिनट बचे, एक सेकंड नांदल साहब, ठीक है रमन मलिक साहब एक सेकंड, आप बालमुकुंद शर्मा मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, बहस की ईमानदारी होनी चाहिए। देश में हमने हरित क्रांति हम लेके आए, कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए, दूध क्रांति, सफेद क्रांति हम लेके आए, मिल्क प्लांट लगाए पूरे देश में, बीटा, बेरका, अमल दूध, इस तरीके के दूध की क्रांति हम लेके आए। मैं आज ये कहना चाहूँ आपको, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एमएमसी किया हुआ है, मास्टर ऑफ मास के हमने सिंध पोस्ट ग्रेड, आप ये तो पूछोगे किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो आज ऑर्गेनिक के लिए कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं? या सिर्फ यही है कि जैसे प्रधानमंत्री जी की डिग्री है, कभी स्कूल गए, क्लास में गए, 10वीं में पढ़े ने, डिग्री लेके आ गए, और डिग्री पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी की, इसी तरह ऑर्गेनिक को लेके आ गए। ये बगैर डिग्री, बगैर स्कूल के सर्टिफिकेट चलते हैं, तो ये क्या तरीका है? मतलब चीज जो जमीन पर यूनिवर्सिटियां हैं, कौन आपको सुनेगा ये बात? चलिए ठीक है सर। रमन मलिक साहब, नांदल साहब जैसा कह रहे थे कि भाई आप पहले ड्रोन तो छोड़िए, पहले खाद बीज ये तो समय पर दे दीजिए, दूसरा वो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, जनता पार्टी सरकार जो रिसर्च के ऊपर आईआईएम नहीं बनाएंगे तो इंजीनियर कैसे बन जाएंगे? अगर हम आईआईटी आईआईएम नहीं करेंगे। ठीक है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मलिक साहब आखिरी कमेंट आपका, मलिक साहब आखिरी कमेंट आपका। एम्स नहीं लेके आएंगे, डॉक्टर कैसे बढ़ेंगे? मेडिकल कॉलेज नहीं लेके आएंगे, डॉक्टर कैसे बढ़ेंगे? काम जो करता है यूनिवर्सिटी लेके आइए पहले, तब ऑर्गेनिक खेती की बात करिए। आंकड़ों को असेस करा जाएगा। जो काम के नाम पे धोखा करता है, जनता उसको बाहर निकाल के बिठा देती है। आप आज की डेट में जो मर्जी बोल लें, लेकिन इस सरकार ने पिछले 7-8 साल के अंदर प्रदेश में या देश में इतने काम करे हैं, आईआईएम और आईआईटी के बगैर क्या इंजीनियर बना लेंगे? क्या हमारे लिए काम करने वाली सरकार है। पैसे लेके बोलने वाले या पैसे खाने वाले लोगों का समय चला गया। इस समय एक ही चीज है, हमसे सही भी होगा, हमसे गलत भी होगा, क्योंकि काम उससे गलतियां हो सकती हैं जिसके अंदर काम करने की क्षमता हो। जो ये बोलता हो कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं, जिसका बेटा बोलता है कि मैं आज भी गुस्से में हूँ, वो उनके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं फैक्चुअल बात आपको कर रहा हूँ त्यागी जी, और ये चीज उनको समझाइए, क्योंकि जो फैक्ट है वो यही है कि ये सरकार निरंतर आपके लिए काम कर रही है। हाँ, हो सकता है किसी में 100% दें, किसी में 80 दें, 85 दें, लेकिन बात को हम बार बार होते हैं ना, क्यों होते हैं? क्योंकि हम काम करते हैं आपके लिए, हम आपकी सेवा में हैं, और ये आप पे राज करना चाहते हैं, और जो खैरात में देते हैं उसके लिए बोलते हैं जी ये हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। ऐसा नहीं चलता। आपको जनता के लिए अपने आप को री इन्वेंट बार बार करना पड़ेगा, ताकि आप उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आए, और वही काम इस सरकार ने पिछले 7-8 साल में करा है, और उसके रिजल्ट सबको मिले हैं।
आज के डेट के अंदर आप ये देखें कि बिजली कितनी जगह पहुंच गई और डीजल पे निर्भरता कितनी कम होगी। 1 एकड़ के अंदर मैक्सिमम 25 लीटर लगता है डीजल। अब वो 25 लीटर डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, जहां 40-40 साल तेल पे पानी नहीं आया, वहां पे हमने पानी पहुंचा दिया। जहां पे बिजली नहीं आती थी ठीक तरीके से, 4-5 घंटे आती थी, वहां 18 घंटे पहुंच गई, 20 घंटे पहुंच गई, कई जगह 24 घंटे पहुंच गई। तो ये ठीक है सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। वक्त सर मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। रमन मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बालमुकुंद शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुरजीत मान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नांदल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने खबरफास्ट के लिए समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात कही है, लेकिन बजट में जिस तरह से सब्सिडी हो या एमएसपी पर खरीद के लिए जो बजट आवंटित किया गया उसमें कटौती, उससे सवाल लगातार सरकार से पूछे जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट का प्लान किसानों के लिए लाया गया है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि फिलहाल फिलहाल जो किसानों को जरूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर क्या सरकार खरा नहीं उतर पाई। इसी सवाल के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।